देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आईनी तरमीम का मामला अब गिनती याद करने के मरहले में दाखिल हो गया है। अभी 26वीं आईनी तरमीम के दौरान रवा रखे गए वाक़यात की गढ़ थमी नहीं थी कि 27वीं तरमीम का शोशा सामने आ गया। आइन बनाने वाले आलम बरज़ख में बैठे हैरान हुए होंगे कि ये सब हो क्या रहा है। किसी को छींक आ जाए तो आईनी तरमीम की जाए, किसी को भूख न लग रही हो तो आईनी तरमीम का रास्ता इख्तियार किया जाए। क्या ये सब कुछ नजरिया ज़रूरत के तहत हो रहा है? अगर ऐसा है तो एक मुत्तफ़िक़ा आइन के साथ इससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं हो सकती। सवाल तो उठ रहे हैं कि जब 26वीं तरमीम के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा था, भांत भांत के बयानात दिए जा रहे थे, तो इस बात पर गौर क्यों नहीं किया गया कि कुछ सामान रह तो नहीं गया जिसे तरमीम में डालना ज़रूरी हो। हुकूमत ने तो इन खबरों को मुस्तरद कर दिया है। अता ताड़ का कहना था कि 27वीं तरमीम पर कोई बात नहीं हुई। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। है वो बना हो। तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मेरी तो इतनी गुजारिश होगी कि क्या सराइयों से परहेज किया जाए, और अभी तक कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है, ना ये ज़ेरे गौर आया है। मीडिया में ज़रूर खबरें चल रही हैं, मगर हुकूमती जो सर्कल्स हैं उसके अंदर अभी इस पर कोई गुफ्तशनीद, कोई मशावरत, किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई। अब सवाल ये है कि 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक महज कयास आराइयाँ हैं तो हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम में जो खामियां हैं उसको कैसे दूर करेगी, और इन खामियों के बावजूद नए फैसलों पर अमल दरामद कैसे कराया जाएगा। दूसरी जानिब सियासी जमातों की एक दूसरे पर तल्ख बयानबाजी बढ़ गई है। कल खिताब के दौरान मरीम नवाज ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को नालायक बुलाया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। महंगाई क्यों आज तेजी से नीचे आई है? अल्लाह के फजलो करम से आज नवाज शरीफ की हुकूमत है, वरना चीजें अगर पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशत गर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। अल्लाह के फजलो करम से आज 8 महीने हुए पंजाब हुकूमत को, और 8 महीने हुए शहबाज शरीफ की सेंटर की हुकूमत को। आप देख लें, हर आने वाला दिन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी लेके आता है। मरीम नवाज साहिबा आप अपनी हुकूमत के गुण गा रही हैं, तो चलें आपको डेटा दिखा देते हैं। आज आलमी बैंक ने डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में रवां साल गुर्बत की शरह बढ़कर 40.5% तक जाने का इंकशाफ किया है, जिसमें आलमी बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तेफाक राय और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद ज़रूरी करार दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 16 लाख नए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके नाकाफी करार दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में गुर्बत की शरह 40.2% थी। बढ़ती गुर्बत की वजह सुस्त माशी तरक्की, बुलंद महंगाई और उजरत में कमी है। दूसरी जानिब ये खबरें भी जेर गर्दिश हैं कि इमरान खान को जेल में सहूलतें नहीं दी जा रही हैं। इसी हवाले से कल बानी PTI की बहनों ने भी गिले शिकवे किए। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। किया था डी चौक में, और 3 अक्टूबर से इन्होंने इमरान खान को बिल्कुल इस फस्तायत में रखा है। इतना इन्होंने जुल्म किया है कि जो ना पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है। अव्वल तो यहाँ पे कानून का यहाँ पे कोई हिसाब ही नहीं है, यहाँ कोई कानून के ऊपर कोई चीज़ की ही नहीं जा रही। उनको कमरे में बंद कर दिया। उनको 5-6 दिन तो उनकी ना बत्ती थी, ना उनको कमरा सेल खोला गया। इसी अलीमा खान साहिबा के बयान को बनाकर जवाज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर सख्त बयान दे दिया है। अपने वीडियो पैगाम में अलीमीन गंडापुर ने कहा कि अगर इमरान खान के साथ बर्ताव बुरा किया गया तो जेल में उनको तंग किया गया तो हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए वो भी सुनते हैं। अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई, या खान साहब के खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई, या खान साहब के एक्सरसाइज के हवाले से कोई शिकायत आई, या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत आई, तो दिन तो आप ऐसे अपने गिन रहे हैं और हम भी आपके दिन गिन रहे हैं।
तो मैं पूरी कौम को मुखातिब हूँ कि आप तैयार रहें। वैसे भी मैंने आपको एक इंशाल्लाह पहले से बताया हुआ है कि पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है और किस तरीके से हमने पूरे पाकिस्तान को बंद करके। अब सवाल ये है कि जलाओ घिराव की सियासत पीटीआई को भी सूट करती है क्या अब, और सवाल ये भी है कि अब तो अली अमीन गंडामूर की खान साहब से मुतालिक जो मुखलसी है उस पर भी सवालात उठ रहे हैं। ये वो सारे सवालात हैं जिन पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ पैनल में मौजूद है मुबीन आरिफ जट हैं, एमएनए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मेरे पास शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, पैनल में आज पीपल्स पार्टी से हैं एमएनए। मेरे साथ सेनेटर शाहीन खालिद बट साहब हैं मुस्लिम लीग नून से। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। मैं सबसे पहले जाऊंगी मुबीन आरिफ जट साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मुबीन आरिफ जट साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है सारी आईनी तरमीम की, चाहे 26वीं हो या फिर अब 27वीं की बात हो, 26वीं में भी आप लोग वो स्टॉप गेट नहीं कर सके जो एक ऑपोजिशन का काम होता है, जो एक तरीक़ेकार होता है, उसमें आप मौलाना साहब को आखिरी मोमेंट तक नहीं उस तरह कायल कर सके, बल्कि आपको कायल करने की बातें चलती रही और कहा गया कि जी कमेटी में भी आपने यस करके जो है वो पीछे से हाथ हटा लिया। तो अब 27वीं तरमीम की बात हो रही है, उसमें भी क्या कुछ कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, या फिर ऐसे ही सिर्फ शो कॉज दे के बैठ जाएंगे? एक ऑपोजिशन की जो स्ट्रेटजी है वो किधर है, उसके तहत क्यों नहीं चला जा रहा? और पार्टी इतनी बड़ी है लेकिन उसके बाद भी वो मुनज़्ज़म तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा पा रही? जी बड़ी मेहरबानी। आईनी तरमीम की आपने बात की, फिर आपने 26 में आईनी तरमीम की बात की कि उसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी कोई इतनी अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से वो मंजूर हो गई, ये हो गया। और शो कॉज की आपने बात की कि आप शो कॉज की हद तक ही रहेंगे उन मेंबर्स के खिलाफ जिन्होंने ये सारी उस 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट किया, पार्टी की पॉलिसी के अगेंस्ट वोट किया। वो जो 5 मेंबर्स हैं जिन्होंने ये वोट का हिस्सा बने, वो तो हमारी जमात का हिस्सा नहीं है, ना ही हमने उन्हें कोई शो कॉज किया, बल्कि वो अब हमारी जमात छोड़ चुके हैं, वो दूसरी तरफ ही खड़े हैं। और बाकी रह गई दूसरे मेंबर्स की बात, उनका कोई कंफर्म नहीं था कि वो वोट डालने गए नहीं गए, जो भी क्या सराहियां थी उसके ऊपर शो कॉज इशू किया और उनके अंदर से 3 मेंबर्स ने अपने जवाब जमा करा दिए हैं। और ये पार्टी देखेगी कि वो तसल्ली बख्श हैं या कैसे हैं। अगली रहेगी बात 27वीं तरमीम की। वो तो जी 26वीं तरमीम जब थी तो वो भी उन्हें नहीं पता था गवर्नमेंट के बंदों को कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, मिनिस्टर्स को नहीं पता था। आखिरी दिन या एक दिन पहले तक वो सारी चीजें पता लगी कि उसके अंदर चीजें क्या क्या। मुझे ये नहीं समझ आई कि इतना रोला था, इतनी उसके अंदर इन लोगों को टेंशन थी, इतनी इन्हें मजबूरी थी कि हमने ये आईनी तरमीम हर सूरत पास करवानी है। तो कौन सी ऐसी चीजें थी, इनके पास नंबर्स भी पूरे थे, तो जो 27वीं लाने की ने जो है वो जरूरत पड़ गई है। अभी 27वीं आए या ना आए, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को कोई पता है कि 27वीं कब आ रही है, 27वीं कब नहीं आ रही। ये भी जिन्होंने फैसला करना है, जब उन्होंने फैसला करना है तो तब देखेंगे वो 27वीं आती है कि नहीं आती है। इन्हें बेचारों को क्या पता कि 27वीं के अंदर जो है वो इन्होंने अमेंडमेंट्स क्या लेके आनी है। आपके साथ नून लीग के लोग मौजूद होंगे इस पैनल के अंदर, तो आप उनसे बिल्कुल पूछें, वो अगर वो 27वीं ला रहे हैं, या जैसे आपने कहा कि उन्होंने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वल्लाह जाने। लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। हम अपने इमरान खान अपने लीडर से जो है, अगर हमें मुशावरत का ही मौका नहीं दिया जाता, जैसा कि वो पिछली दफा बड़ी अच्छे तरीके से मौलाना साहब के साथ पीटीआई की बात चली, पीटीआई सारी मुलाकातों का भी हिस्सा रही, बड़ा बेहतर होता कि पीटीआई को अच्छे तरीके से मुशावरत का मौका दिया जाता, इमरान खान साहब की राय उसके अंदर शामिल होती। आप 2-3 दिन उनकी 15 दिन मुलाकातें बंद कर देते हो, फिर आखिरी दिन जिस दिन आपने तरमीम लेके आनी है उस दिन आप सुबह 8 बजे हमारे बंदों को मौलाना साहब के कहने पे अकोमोडेट करते हो, वो जेल पहुंचते हैं। जेल पहुंच के फिर उन्हें मुलाकात नहीं करने दी जाती, तजलील की जाती है, फिर मौलाना साहब के पास वापस आ जाते हैं, फिर दोबारा 12 बजे जाते हैं। आधा घंटा जो है वो अभी बात शुरू ही करते हैं तो आधा घंटा 40 मिनट बाद उन्हें दोबारा वहां पे उठा के भिजवा दिया जाता है, कहते हैं जी आपकी मुलाकात का टाइम खत्म हो गया। इस तरीके से तो मेरा नहीं ख्याल के वफादारी से, समझदारी से जो है वो मामलात अच्छे तरीके से चल सकते हैं। अगर इन्होंने अच्छे तरीके से मामलात चलाने होते तो उनके पास बड़े मौका थे, ये चला सकते थे। और मेरा नहीं ख्याल के मौलाना साहब भी मजीद अब इनके ऊपर जो है वो कोई एतबार करें। मैं एक वो मौलाना साहब का एक ये रिसेंटली कोई 2-4 दिन पहले
एक मैं खिताब सुन रहा था, उसके अंदर वो बड़ा कैटेगोरिकली जो थे वो कोई भी तरमीम की बात कर रहे थे कि अच्छे तरीके से अगर ना होगी, या वो कह रहे थे कि मैं बिल्कुल किसी भी अब तरमीम का हिस्सा नहीं बनूंगा। बाकी इंशाल्लाह ताला हम पैदा जमात हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, और हमारे फैसले और हमारी जो भी आने वाले दिनों के अंदर हमारी हिकमत अमली होगी, आप उससे बखूबी अंदाजा लगा लेंगे। ठीक हो गया। शाहिदा रहमानी साहब आपकी तरफ आऊंगी, शाहिदा रहमानी साहब की तरफ भी जाऊंगी, मैं सेंटर शाहीन खालिद साहब की भी तरफ जाऊंगी। सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है बिल्कुल। सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब, एक तरफ अत्तातार साहब तो बिल्कुल ही मुकर गए कि इन खबरों को मुस्तरद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब चेयरमैन मिले बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म से, तो उधर से ही ये खबर जो है वो पेनिट्रेट होती है और वहीं से आती है। अब अत्तातार साहब चूँकि दहशत है, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो मना कर रहे हैं, उधर से खबर जारी होती है, वज़ीर आज़म जब मिल रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी से, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? और 26वीं तरमीम में क्या चीज़ें ऐसी रह गई हैं जिसकी वजह से 27वीं तरमीम लाने की खबरें इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं? तो देखिए, अगर तो आप अफवाहों पे या सुनी सुनाई बातों पे इम्प्लीमेंट करेंगे, पूछेंगे, सवाल करेंगे, मैं उसको कोई जवाब दूंगा। तो जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो अपनी जो जिनके पास इंफॉर्मेशन है मौजूद है, क्योंकि वो ईमानदार होता है, वो गलत इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहते, तो वो देंगे। किसी और से पूछेंगे, वो बताएगा। तो ये तो आप मतलब जाहिर है आपका काम है, आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अंदर की खबर को पुल आउट करें। तो यू कीप मेकिंग एन एफर्ट, जब तक उसका ऑफिशियल वर्डिक्ट बताया ना जाए, उसके बारे में कमेंट ना किया जाए, मेरे ख्याल में क्या कह सकूँ आपको, किस तरीके से आपके पास सही खबर आएगी। तो मुकरने वाली बात कोई नहीं है बहरहाल, लेकिन ये है कि जब तक कोई ऑफिशियल उसके बारे में कमेंट सेक्रेटेरिएट से ना आए, तो मेरा ख्याल है कोई खबर है नहीं। तो ये तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मिले हैं, उन्होंने उधर से भी खबर आई है, वज़ीर आज़म की तरफ से भी, और उधर से भी जब वो लाहौर में मुलाकात हुई है दोनों की, कि 27वीं तरमीम के, और फिर एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट पहले आया है उसके बाद कि उन्होंने कहा कि जी हाँ 27वीं तरमीम लाने की ज़रूरत होगी तो हम करेंगे। तो जब ये चीज़ें हो रही हैं तो ये फिर मिनिस्टर मना कर रहा है इन्फॉर्मेशन, ये अब इसीलिए तो आपसे जानना है कि आप एक सीनियर आदमी हैं, आपको ज़्यादा खबर पता होगी अंदर की, ये हो क्या रहा है। नहीं, मैं आपकी जो ख्वाहिश है मैं उसका एहतराम करता हूँ कि आप अंदर की खबर जानना चाहती हैं, लेकिन देखिए आसिफ इकबाल साहब ने जो भी आपसे कहा होगा वो उनका अपना एक ओपिनियन है, उनकी अपनी एक बात है, तो जाहिर उन्होंने ठीक बात की अपने लिहाज से। लेकिन जब तक मैं समझता हूँ कि सेक्रेटेरिएट से एक ऑफिशियल बात को न किया जाए, उसको डिस्प्ले न किया जाए, उसके पहले तो सब डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही तो एक फ्रीडम होती है कि बाज़ बात आप पॉलिसी अपनी पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक स्टेटमेंट देते हैं और बाज़ बात आप अपना ओपिनियन देते हैं, और बड़ी दफ़े ऐसा होता है कि आपका अपना ओपिनियन जो है वो पार्टी के ओपिनियन से शायद मैच नहीं करता। इसलिए हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग की जाती है उसके बाद जो आखिर किया जाता है, फिर उसको एक ऑफिशियल वर्डिक्ट किया जाता है, दैट इज नॉट द फाइनल थिंग। लेकिन एवरीबॉडी हैज ओपन हिज ओन ओपिनियन, और अपने ओपिनियन के मुताबिक वो एक बात कह देता है। शायद वो सारी बातें ठीक हो, लेकिन बात तो फाइनल वही होगी जो कि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट से निकलेगी विद ऑफिशियल बैकिंग। अच्छा, एक तरफ तो चलेंगे ये मामला है, दूसरी तरफ हम गवर्नेंस की भी बात करते हैं। मरियम नवाज साहिबा कल किसान इजरा कार्ड वाले मामले में जो वहाँ खड़े होकर अपनी हुकूमत के हवाले से बात कर रही थी और माजी की हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रही थी। हालांकि बार बार ये बात की जाती है कि जी माजी की हुकूमत जो कि 3.5 साल के अरसे रही, बाकी हमेशा से हमने देखा है कि जो अदवार है वो पीपल्स पार्टी या PMLN के ही रहे। उसके बावजूद आज आदमी बैंक डेवलपमेंट की जो अपडेट रिपोर्ट जारी हुई है, मैंने अभी उसमें जो फैक्ट्स सामने हैं वो पढ़ के भी बताएं, आपने यकीनन सुने भी होंगे। 40.5% तक उसमें जो है वो रवां साल गुर्बत की शरह बढ़ने का इंकशाफ किया गया है। उसमें सियासी इत्तेफाक रहा और IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद ज़रूरी करार दिया गया है। उसमें 16 लाख नए नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े नाकाफ़ी करार दिए गए हैं। गुर्बत की शरह 40.2% बढ़ रही है मज़ीद। तो ये महंगाई और बढ़ रही है और उजरत में कमी आ रही है, सुस्त माशी तरक्की, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट्स बता रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक तरफ हुकूमत के जो
सारे स्पोक पर्सनस हैं और जितने अहदेदार हैं उनके मुंह से हम सुनते हैं कि जी बहुत अच्छी तरक्की हो रही है और बहुत अच्छी खुशहाली आ रही है, लेकिन जब हम सतह गुर्बत की सतह से लोगों को नीचे देखते हैं और जब प्रैक्टिकली जब हम लोकल ग्राउंड्स पर जाकर देखते हैं तो चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है और इसके बावजूद क्लेम किया जाता है। जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि लोगों जब ग्राउंड पे आप जाती हैं तो शायद उसका इफेक्ट इतनी जल्दी आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो इकोनॉमी का हॉल था और उसके बाद जो फिगर्स गवर्नमेंट आपको रिलीज करती है वो ऐसे फिगर्स नहीं है, वो तो क्वालिफाई करती है, उनकी जो फिगर्स हैं उसकी बेस के ऊपर बात की जाती है। हाँ, एक आम आदमी ये कह सकता है कि मैंने तो उसका इफेक्ट इतना नहीं देखा, लेकिन उसको अगर मैं बात करूँ आम आदमी के इफेक्ट की, तो मैं भी सब्जी खरीदने जाता हूँ बाहर, मुझे पता है कि सब्जियाँ बहुत सस्ती हो गई है। अगर कम नहीं हो रही तो बढ़ भी नहीं रही है, जब रुक गई है, वरना ऐसा सिस्टम चल पड़ा था कि एवरी अदर डे प्राइस जो है ऊपर जा रही थी। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि इकोनॉमी की हालत बेहतर हुई है इन फिगर्स में भी और लोकल डिस्प्ले में भी। हमारी ख्वाहिश ये है कि 15-20 साल पहले वाली पोजीशन आ जाए, तो इंशाल्लाह उसके लिए कोशिश जारी है और उम्मीद की जाती है कि बहुत हमारे दौर का उसकी प्राइस में हम वापस ले आए और उसके लिए पूरी कोशिश जारी इंशाल्लाह होगा। आप उम्मीद खातर जमा रखें, आप यकीनन ऐसा होगा। लेकिन ये कहना कि प्रोग्रेस नहीं हुई पंजाब में खास तौर पर, और जो मैं तो पंजाब की नहीं, मैं तो ओवरऑल बात कर रही हूँ पूरे मुल्क की। जी नहीं, आपने मैडम मरियम की बात की ना, वो तो उन्होंने कहा ना ओवरऑल, उन्होंने कारकर्दगी बता रही थी ना, वो पूरे पाकिस्तान की बात कर रही थी, सिर्फ पंजाब की नहीं। हाँ, बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन हाँ। उसका जवाब तो फिर ये है कि अभी देखिए फ्रंटियर में हो रहा है, उसके बारे में तो हमारी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, फेडरल गवर्नमेंट भी नहीं लेगी इतनी, लेगी तो जरूर, वो भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल वहाँ पे जो फैसले किए जाते हैं वो एक अपनी अलग पार्टी है, और वहाँ पे अगर करप्शन का आलम ज्यादा है तो उसकी जिम्मेदारी भी एक वहाँ पे अलग पार्टी की हुकूमत है, तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन ये सबको अगर देखा जाए तो कई ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी ये जो है गैस, उसकी जो प्राइसेस हैं विच आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, वो आप देखिए वो नीचे आई, आप जितने कह सकते नीचे नहीं आई, वो बहुत ज्यादा नहीं आई, लेकिन फिर भी उसमें से नीचे प्राइस आ रही है। डॉलर का रेट जो है, सेनेटर साहब कतकलाम माफी, लेकिन अगेन इसमें एक सवाल और है। देखिए सूबाई हुकूमतों की अपनी जगह, I don't want to comment on that, क्योंकि आपके साथ पीपल्स पार्टी, मैंने पंजाब गवर्नमेंट की इसलिए बात की थी कि आपने उसका जिक्र किया था, वरना मैं ना करता। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, मैंने कहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की अपनी जगह बात, वो देखे ना, वो भी एक तरमीम के तहत ही आप लेकर आए थे, 18वीं तरमीम, जिसके बाद सूबाई खुदमुख्तारी के तौर पे सबको अपनी अपनी हुकूमतें मिली, वो एक अपनी जगह मामला है। हैविंग सेड दैट, एक बात जो आपकी हुकूमत के हवाले से जब भी आती है तो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नज़र आती है कि जी सारा बजट जो है वो पंजाब पे लग जाता है या सारा बजट लाहौर पे लग जाता है। अगेन आप फेडरल में हैं, एज अ फेडरल स्टेट पावर। सवाल ये है कि कराची में भी आप देखें हालात क्या हैं, डेवलपमेंट के काम जो है वो क्या हैं, वो आपके सामने है, रोड्स की क्या हालात हैं, डेवलपमेंट के इश्यूज़ के क्या मामलात हैं, प्लस आप बिजली और गैस के नरखों का ही डिफरेंस देख लीजिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, और के इलेक्ट्रिक के पैसे देख लीजिए। कराची वाले तो इस वक्त बहुत बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देख लीजिए, यहाँ वो भी वर्स्ट है। आपने देखा माजी करीब में चाइना के डेलीगेशन पे किस तरह से हमला हुआ, उसमें चाइनी बाशिंदे जो है वो जान की बाजी हार गए। तो कहने का मकसद ये कि हर लिहाज से यहाँ पे इस वक्त जो परफॉर्मेंस है वो भी आपके सामने है। तो क्या आप सिर्फ इसलिए नहीं बोल सकते या बात नहीं कर सकते सूबाई हुकूमत से भी, जो कि आपके साथ बैठी है इस वक्त वफाक में, क्योंकि वो आपके साथ बैठी है, कि वो नाराज ना हो जाए? या फिर आपको ये सिर्फ लगता है कि जब हुकूमत में आना है तो सिर्फ पंजाब और लाहौर को ही देखना है, कैटर करना है, बाकी सबको छोड़ देना है? नहीं, मैं हम बात तो अगर करने की जब वक्त आता है तो हम पंजाब की बात करते हैं, तो सारा मुल्क जो है तो एक मुल्क है और उसके प्रोविंसेस। लेकिन आप देखिए कि 18वीं तरमीम के बाद यकीनन जिम्मेदारियों की डिवीजन हुई, मिसाइल की डिवीजन हुई, और उसके बाद जो आप कहीं भी ऐसी पार्टी की अपनी अपनी होती है, इस तरह भी सिंध की आप बात कर ले या फिर आप KPK की बात करें, आप KPK तो आपको किसी और सेनेटर, किसी और MLA से, MPA से पूछना पड़ेगा। तो ये 8वीं तरमीम के बाद ये तो आप मानेंगे कि सूबों की अपनी अपनी बेसिक जिम्मेदारियां बढ़ गई और उन्हें एक्सक्लूसिवली उनकी अपनी पॉलिसीज वो रन करते हैं,
और उसकी जिम्मेदारी जो है उसके रिजल्ट की भी वो भी उसी गवर्नमेंट की है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि सिंध में कहीं की, लेकिन अगर उसको आप पीछे से कंपेयर करें जो पहले हुआ करता था, तो अगर जो अच्छी चीज से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ तो बेहतर है, कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग अपनी अपनी जगह पे। आप देखिए हालात देखो ना, जितनी जो ये टेररिज्म है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, आपको पता है ये ऑल ड्रिवन बाय फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। अगर आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम है तो फिर आप उसके रिजल्ट भी अच्छे होंगे। रही बात पंजाब की, तो पंजाब में 60% पंजाब की जो एग्जाम्पल है जब देंगे तो बहुत बड़ी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी, बार बार देनी पड़ेगी। पाकिस्तान का 60-65% वहाँ पे पॉपुलेशन है और लोग इस शहरों में आके आबाद है वहाँ पे और खुशहाल है माशाल्लाह। आप मैं तो पब्लिक में जाता हूँ, देखता हूँ, हाँ वो और खुशहाल होना चाहते हैं, उनका हक है, बिल्कुल और होंगे, कीमतें और नीचे आएंगी, इंशाल्लाह आएंगी। लॉ एंड सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी ऑलरेडी सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन इससे भी बेहतर करेंगे। पंजाब में भी कभी इधर उधर वाक़या हो जाता है, तो ये तो मतलब उसके मुहर्रकात तो किसी एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हम कोई कौम की उसमें अपना अपना हिस्सा डाले और कोशिश करें, अगर गवर्नमेंट हम इस तरह कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बेहतर हो, ताकि कि बिजली के नर्ख का जो मामला है वो तो आपके दौर में भी हुआ है। ये पिछले से 2-1.5-2 सालों में जो एक आसमान को छू गए, और हर महीने कराची में तो, कराची वालों का तो बुरा ही हाल है, हर महीने में 4-6 दफ़ा पैसे बढ़ जाते हैं, टैरिफ में इंक्रीमेंट आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पैसे बढ़ा देती है, नेपरा सेटलमेंट करने के चक्कर में बढ़ा देती है, और कोई बोलने वाला पूछने वाला नहीं है। हाँ, वो उसका जवाब मैं आपको वही दूंगा जो आपसे आप सुनती रहती है कि हमसे पहली गवर्नमेंट ने जो IMF के साथ जो एक ऐसे उन्होंने साइन की, जो कमिटमेंट साइन की, और उसमें वो जितने भी उनके सिग्नेचर थे, जितनी भी उनकी कमिटमेंट थी टू IMF, वो स्टेट की तरफ से थी ना। अब हमको अब ये नहीं कहते देखिए हमने नहीं किया, ये तो PTI कर गई है, इसलिए हमसे इसके बारे में मत पूछिए। हमको वो सब बातें ओन करनी पड़ेंगी, उसके साइड इफेक्ट के होने थे, इसीलिए इतना टाइम लग के तो पूरा चक्कर लगा के हमारे साइड इफेक्ट चला वापस आ रहे हैं। चले सर, लेकिन अब देखें ना, इसमें अगेन वही वाली बात है, आपने जवाब तो वही दे दिया रिवायती कह के खुद, लेकिन अब देखें ना, आज़ाद कश्मीर में आप पैसे बढ़ाने जा रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने रोक दिया, तो अब क्या मतलब हल यही है कि प्रोटेस्ट किया जाए या बात ना मानी जाए, तो फिर उसके बाद ही हुकूमत सुनेगी? नहीं देखिए, वो अगर प्रोटेस्ट किया तो रोक दिया, ये तो एक कैबिनेट का फैसला है, होता है, और उसके अंदर सिर्फ उनको सिचुएशन देखनी पड़ती है और सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, और उसके मुताबिक कई दफा कंट्रोल देनी पड़ती है। तो ये तो राजधानी की बातें हैं, ये तो हुकूमत के तरीके हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि क्या हम जानबूझकर खतरनाक और जो हालात है वो कर दे, क्योंकि हमने एक फैसला करना कई जगह नहीं पड़ती है, तो लॉजिकल शायद ना हो। ठीक है, अच्छा आप चले, आप साथी रहे, मैं शाहिद रहमानी साहबा की तरफ भी जाऊंगी, बहुत देर से वो भी इंतजार करिए। शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। शाहिद साहब, बिलावल साहब मुलाकात करते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ से लाहौर में, उसके बाद ये खबर बड़ी सरगर्म होती है कि जी 27वीं तरमीम आ रही है। अता साहब रिग्रेट करें, कम्प्लीटली मना कर रहे हैं, इंकारी हैं। अभी आपने उनका शॉर्ट सुना कल एक निजी टीवी के प्रोग्राम में। क्या वाकई ऐसा है कि 27वीं तरमीम नहीं आ रही, कोई बात नहीं हो रही? तो फिर क्या मुलाकात थी वो, और उस मुलाकात के बाद ये खबर जब बाहर आई है, और जाहिर सी बात है ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों, मतलब कोट एंड कोट दोनों ही चीज़ें इसमें थी, तो क्या इसमें हकीकत है? मैं जानना चाहूँगी आपसे जी। बहुत शुक्रिया रिदा। सबसे पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मुलाकात थी ये होती रहती हैं, और इस मरतबा भी हुई, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक शुक्रिया भी अदा किया गया, और जो एक दूसरे के साथ तामुन का था उसके ऊपर दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया भी अदा किया, और ये कहा कि आइंदा मिलकर हम काम करेंगे। ठीक है, अब ये किसने ऑफिशियल तरीके से कह दिया? कोई पार्टी का तर्जुमान था, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, या PMLN की कोई मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने की, या मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जी हम 27वीं तरमीम ला रहे हैं। आपने तो ये देखा ना, जिस जो मरकजी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उन्होंने उसको डिनाई किया
और कहीं से भी नहीं आया। जब ये खबर टीवी पे चल रही थी कि जी 27वीं तरमीम पे गौर किया गया जराए, तो जराए की बात की गई, किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी लीडरशिप ने या PMLN की लीडरशिप ने बाकायदा तौर पे कहा। और फिर हम सब पार्लियामेंटेरियन हैं, हमें ये इल्म नहीं है क्योंकि 27वीं हो रही है, हाँ 26वीं हो रही थी, मुशावरत की गई, बार बार की गई, बात होती रही, गुफ्तो शनीद हुई, सबको पता था कि तरमीम आ रही है और क्या हो रहा है, और हद तक उसमें जो तजावीज दी जा सकती थी वो भी दी गई। लेकिन अभी किसी चीज का सर पेड़ नहीं। पहले ये सुना गया कि मीडिया से पता चला कि 27वीं तरमीम आ रही है, फिर जी मौलाना साहब से पूछा गया, उन्होंने भी कह दिया कि इस तरह। देखिए कोई भी तरमीम लाना इतना आसान नहीं होता। आपने अभी 26वीं में देखा कि किस तरीके से कंसेंसस को बिल्ड किया गया, तमाम पॉलिटिकल जमातों के साथ कई नशिस्तें हुई और उसके अंदर एक आपने देखा कि सबने उसमें पार्लिमानी कमेटी बनी, सबने पार्टिसिपेट किया, तमाम पॉलिटिकल पार्टी उसका हिस्सा रही। तो ऐसे तरमीम नहीं आ जाती कि मीडिया पे अनाउंस हो गया और तरमीम आ गई। जी अच्छा, दूसरा ये भी बताइएगा शाहिद साहब, अभी डेटा के ऊपर हम बात कर रहे हैं, चीज़ों पे बात कर रहे थे अभी, जैसे सेनेटर शाहीन खालिद भट्ट साहब कह रहे थे कि जी जैसे थे 18वीं तरमीम के बाद सूबों के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा आयद होती है कि हुकूमतें हों। यहाँ पे सिंध की बात करते हैं तो हम लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो हमारे सबके सामने है। फिर हम देखते हैं डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हमें सामने आते हैं। फिर एक और मामला जो टैरिफ के हवाले से हमें बिजली के बिलों में नज़र आ रहा है, जिसके लिए हम सब इस वक्त तिल मिला रहे हैं। गर्मी का क्या हाल है कराची में ये सबको पता है, अभी तक सर्दी की कोई दूर दूर तक नवीद सुनाई नहीं देती। और ऐसी सूरत हाल में अभी भी घंटों घंटों लोड शेडिंग है और टैरिफ रोज़ाना की बुनियाद पे अब तो ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे कोई दाल चावल या घी सब्जी तेल के पैसे बढ़ते हों बिजली के। उसके बावजूद सूबाई हुकूमत क्या कर सकती है? क्योंकि जब टैरिफ की बात आती है या जब इस तरह की बात आती है लॉ एंड ऑर्डर की, कुछ चीज़ों की, कुछ ऐसे मामला हैं जो स्टिल दे आर लिंक्ड विद द फेडरल एज वेल। तो ये आप लोग चूंकि हुकूमत का एक हिस्सा है, ठीक है, तरमीम ला रहे हैं, सारी जो है वो कंसंट्रेशन वहाँ है, ये सारी चीज़, लेकिन जो गवर्नेंस के मामला हैं, जो लोगों को रिलीफ देने के मामला हैं, उसके ऊपर तवज्जो किस तरह से आएगी? और सिर्फ पंजाब की बात तो कर लेती हैं, मरीम नवाज साहबा भी वहाँ की बात करी होती हैं, बाकी भी लोग कर रहे हैं कि पंजाब का सारा हो रहा है, लेकिन कराची वाले, सिंध वाले भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारे मसाइल कब हल होंगे? रीदा, जो बात आप कर रहे हैं सूबाई खुद मुख्तारी की, तो बिल्कुल ये 18वीं तरमीम के बाद सूबों को खुद मुख्तारी मिली, NFC अवार्ड मिला, और जब भी जाकर सूबों में इतना काम हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि जी कराची में काम नहीं हो रहा, सिंध में काम नहीं हो रहा। अगर काम हो रहा है तो लोग वोट देते हैं, तो हुकूमत बनती, कोई प्लेट में तश्तरी में सजा के तोहफे में नहीं देता कि चंद लोग टीवी पर बैठकर ये बात करेंगे जी काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। कराची के अंदर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बेहतर हुआ है, कितने अंडर बाई पासेस बने, कितने ओवरहेड ब्रिजेस बने, कितनी रोडों की कंस्ट्रक्शन हुई है। और फिर पहले ये कहा जाता था ट्रांसपोर्ट नहीं है, अब कराची ही वाहिद है सुबह सीन जहाँ पे पिंक बस भी चल रही है, रेड बस भी चल रही है, ग्रीन बसेस भी चल रही हैं, और आप देखें कि माहौल फ्री जो हैं वो भी चल रही हैं, जो कि इलेक्ट्रिक बसेस हैं वो भी चल रही हैं। तो आवाम की सहूलत के लिए कोई भी मुंतखब हुकूमत हो, जहाँ पर भी हो, वो अपनी आवाम की सहूलत के लिए काम करती है। एक तरफ हेल्थ के मैदान में देखें कि पूरा पाकिस्तान जो है वो मजबूर है कराची और पूरे सिंध के अंदर इलाज कराने के लिए, चाहे लीवर इश्यूज हों, किडनी इश्यूज हों, हार्ट इश्यूज हों या कैंसर इश्यूज हों, वो तमाम बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग कराची का ही रुख करते हैं। लोग कराची में ही रोजगार के मौके हैं तो तलाश करने के लिए पूरा पाकिस्तान कराची का रुख करता है। एजुकेशन के लिए कराची ही का रुख करता है। एक कराची जो जिसके अंदर आबादी फैलती चली जा रही है, उसको भी सिंध हुकूमत जो है नामसाइब हालात के बावजूद जो है उनको तवज्जो भी देती है। और ये नहीं कहा जा सकता कि सिंध हुकूमत नहीं कर रही। सिंध हुकूमत ने, आपने देखा कि थरकोल के अंदर, पहले तो थर के अंदर क्या होता था, जब से वहाँ से हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नशिस्तें जीती, वहाँ के लोगों के अंदर खुशहाली आई, वहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगे। थरकोल पे खवातीन जो है ट्रक चला रही हैं और वहाँ की जो बिजली पैदा हो रही है वो पंजाब में दी जा रही है। इसी तरह जहाँ गैस रखाए हैं वहाँ गैस निकल रही, पूरे मुल्क को सप्लाई दी जा रही। इसी तरह आपने देखा कि हमने सोलर पैनल के हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट का काम है कि अगर बिजली महंगी है तो हम गरीब लोगों जो गुर्बत की सतह में रह रहे हैं लोग, उनको जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है। इसी तरीके से आप ये देखें कि हमने हारी कार्ड दिया, बेजमीन लोगों को जमीनें दी गई, फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए।
तो काम हो रहा है तो लोग वोट दे रहे हैं ना। हाँ, और बिल्कुल इसमें आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि के इलेक्ट्रिक जिसको जना मुशर्रफ के दौर में सेल बेच दिया गया, कराची के लोग हकूक का सौदा किया गया, आज वो एक ऐसा बदमस्त हाथी बन गया है कि आप देखें सिंध असेंबली हो, नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो, सिर्फ कराची के क्या इलेक्ट्रिक पे बात होती है। लेकिन वो अभी भी सिंध असेंबली में कमेटी बनी और उन्होंने आना गवारा नहीं किया जो सीईओ हैं, और वो बिल्कुल वो ज्यादती कर रहे हैं। इसके लिए हम कॉलिंग अटेंशन पे भी हर तरह से बात भी कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सफर कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, कराची के लोग भी कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैं मुबीन आरिफ जट साहब आपकी तरफ आऊंगी। वेरी क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी हुकूमत पे सबसे ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता है हर दफ़ा मरीम नवाज साहबा के भी सॉर्ट आपने सुना कि जी महंगाई की जो असल वजह है, और अभी टैरिफ की भी जहाँ बात हो रही है कि वो आप लोग जो मुआहदे स्टेट मुआहदे करके गया उसके ऊपर फुलफिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से सारे मसाइल हैं, क्या कहेंगे? जी, मैं इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहता हूँ। वो भाई भी पहले बात कर रहे थे इसके बारे में ही, मुझे बल्कि मेरे ख्याल से फैक्ट्स का शायद नहीं इल्म है। इस प्रोग्राम के बाद मेरे मोबाइल के अंदर एक पीडीएफ है, मैं आपको भी सेंड करूंगा। तकरीबन 100 से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर आईपीपीज हैं। आईपीपीज जो हैं वो इम्पोर्टेड कोल से, फिर ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इम्पोर्टेड कोल से, फ्यूल से जिसके अंदर तेल है, गैस है, इम्पोर्टेड जराए से चलने वाली, ये तकरीबन टोटल आईपीपीज जो हैं ये 80% जो हैं, 85% पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के अदवार में लगी। 10 से 12% जो है ये तहरीक इंसाफ के अदवार में लगी। और तहरीक इंसाफ के अदवार में जितनी आईपीपीज लगी तकरीबन 80 से 90% वो सारे पावर प्लांट्स जो थे वो विंड वाले थे या सोलर वाले थे या लोकल हमारे कोल वाले थे, और वो सस्ती तरीन बिजली पैदा करने वाले पावर प्लांट्स थे। इनके अदवार पे जितने लगे वो सारे इम्पोर्टेड सोर्स से चलने वाले थे, चाहे वो फ्यूल है, गैस है या कोल है। अब बात ये थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के दौर में इतनी ज्यादा थी कि वो बिजली का इस्तेमाल बड़ा ज्यादा था, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, हमारा जीडीपी बड़ा 5-6% पे था। इनके दौर आए, इन्होंने इंपोर्ट पे बैन किया, इन्होंने ट्रेड को जो है वो घटाने की कोशिश की, इन्होंने जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी, इन्फ्लेशन भी उसकी वजह से इन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इनसे कंट्रोल नहीं हुई। उसके साथ हमारी प्रोडक्शन कम हो गई। प्रोडक्शन कम होने से जो कैपेसिटी पेमेंट्स वाला जो इनका एग्रीमेंट था सारे पावर प्लांट्स के साथ, वो भी इन्हीं का था। और वो इतने इतने जो खतरनाक किस्म के इनके एग्रीमेंट से, इनकी बल्कि पीपल्स पार्टी की माशाल्लाह बड़ी अच्छी खवातीन है, नफीसा शाह साहबा और ये वो सारे, मैं भी इस कमेटी का मेंबर हूँ। हम बैठते हैं और उधर एग्री करते हैं कि इमरान खान को बेहतरीन क्रेडिट जो जाता है पीटीआई को, वो पहले बंदे थे या पहली हुकूमत थी जिसने ये एग्रीमेंट्स को रीनिगोशिएट किया उन कंपनीज के साथ। उससे पहले ये कभी रीनिगोशिएट भी नहीं हुए थे कि मेहरबानी करें यार ये डॉलर बेस्ड पेमेंट्स ना करें, रुपी बेस्ड कर लें या इसे इस तरह कर लें, अगर एक चीज के 10 रुपए ले रहे हो तो 5 रुपए कर लो, 4। ये भी अगर किसी को इसका सेहरा भी जाता है, इसका क्रेडिट भी जाता है, तो वो भी तरीके इंसाफ को जाता है। और अगर वो भी ना हुआ होता तो आज जितने आप बिजली के बिल दे रहे हैं आप इससे भी ज्यादा दे रहे होते, और आज भी आप जितने बिल दे रहे हैं वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं है, वो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जमाने के जो हमने इनके साथ एग्रीमेंट्स किए आईपीपीज के साथ ही उसकी वजह से है। बिजली हम खरीदें या ना खरीदें वो अब सबको बच्चों को भी पता लग गया कैपेसिटी पेमेंट क्या, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, हमने उन्हें पेमेंट करनी है और वो हम कर रहे हैं। सॉवरेन गारंटीज इन्होंने दी भी हैं। सॉवरेन गारंटी ऐसे ही है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करती है तो वो लोग जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाएंगे, जैसे रोबोटिक के अंदर गए। और इसके अंदर ये जितनी आईपीपी है 70% 60% हमारे लोकल जो है कारोबारी लोग और इन 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 बड़े बड़े खानदानों के ये जो अभी हुकूमत के अंदर जमाते हैं, इनके करीबी जो वो लोग हैं वो ओन करते हैं इन सारी चीजों को। अगर ये चाहें तो ये रीनिगोशिएट मजीद करके जो है इसे बड़ी अच्छे टर्म्स पे ला सकते हैं, लेकिन एट द एंड फायदा अवाम का जो है वो तो ये बिल्कुल करना नहीं चाहते। जैसे आपने तकरीर की बात की कि वो सीएम कर रही थी पंजाब वाली, उन्होंने कहा जी
महंगाई बड़ी ज्यादा थी, हम महंगाई को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई पुरानी बात तो है नहीं है। 150 रुपए का तेल था, ये जो पेट्रोल था, और ये तेल, चीनी, डॉलर जो था वो भी 150-60 रुपए का था। सारी चीजें आपके सामने है। वो रिजर्व्स भी इमरान खान जब गया तो 16 से 20 बिलियन डॉलर के थे। इन्होंने 1.5 साल के अंदर पता नहीं कौन सा अलादीन का चिराग था, उसको इन्होंने गलती कर ली खोल के, या पता नहीं क्या किया। हर चीज जो है वो जंप कर गई, महंगाई बढ़ाई इन्होंने। अगर इन्होंने जो है वो 200% महंगाई बढ़ा दी है, या 300%, अगर उसे 20, 30, 40, 50% कम कर रहे हैं, या मे भी नहीं कर रहे, ये जो ऐवान सदर में रहने वाले लोग हैं, मिनिस्टर्स एनक्लेव में रहने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे रहने वाले लोग हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में रहने वाले लोग हैं, सेनेट आने वाले लोग हैं, इन्हें नहीं पता महंगाई का। इन्हें बिल्कुल नहीं पता महंगाई का। महंगाई का पता है तो वो गरीब आदमी को पता है, जिसका ना अभी बिजली का बिल सस्ता हुआ है, ना उसका घी सस्ता हुआ है, ना इसका जो है वो पत्ती चीनी उस मेयार से सस्ती नहीं हुई जितनी वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये किस तरह से ये जो मैं तो कहता हूँ कि ये बिल्कुल कंसील करके फैक्ट्स एंड फिगर जो है ये रिपोर्ट्स बता देते हैं कि 9% पे इन्फ्लेशन आ गई और ये हो गया। मुझे तो कहीं पे कोई सस्ती चीज नजर नहीं आई। इन लोगों को मे भी सस्ती लगती हो क्योंकि इन लोगों के पास वसाइल बड़े ज्यादा हैं। तो ये दो चार बातें हम मजीद हम करेंगे, फिर सियासी बातें नहीं मैं करना चाहता। ये फैक्ट्स की बातें हैं जो मैंने आपके साथ की। मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट भी वो शेयर कर दूंगा जी IPT श्योर, वाला। आपका लीजिए, बहुत शुक्रिया। मुबीन आरिफ साहब आपका, शायद रहमान साहब आपका, सेंटर शाहीन खालिद भट्ट साहब आपका। मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया नाजरीन। और यकीनी तौर पे जो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन है, चाहे महंगाई की हो, चाहे सियासी मंजरनामे की हो, या मईशत की हो, तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी आना। और अगर स्टेबिलिटी है तो फिर मुल्क की जो एवरी बैकबोन है वो मुस्तहकम है। स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर यही सूरत हाल है। इसी साथ ये अपनी मेज़बान में सभी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।